viewers, welcome back my channel. I'm Neha and today's I'm going to learning about for breathing exercise. ये हमारा लास्ट वीडियो है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेस्ट मोबिलाइजेशन के बारे में, पोस्चरल ड्रेनेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम सारे इसकी कैसे कैसे टाइप्स जो है पोस्चरल ड्रेनेज के वो भी देखेंगे और कौन कौन से हम मूवमेंट इसमें करा सकते हैं वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सो आप बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। चेस्ट मोबिलाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मीन्स जब हम भी हमारे जो मसल्स होती है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की मसल्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, जब वो मसल्स हमारी वीकनेस हो जाती है इनमें, मीन्स वो प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं, जैसे कि जब भी हम ब्रीदिंग ले कर रहे हैं तो हमारी जो मसल्स है उतना सपोर्ट नहीं देती हैं जितना उन्हें देना चाहिए, तो हमारी जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। तो उनके मसल्स को प्रॉपर फंक्शंस कराने के लिए हम क्या करते हैं, चेस्ट को मोबिलाइजेशन कराते हैं। अब चेस्ट का जो मोबिलाइजेशन होता है उसमें हम 3 टाइप से कराते हैं कि चेस्ट के अपर लोब पे, मिडिल लोब पे एंड लोअर लोब पे, जो भी हमें जिस जिस एरिया पे करना है स्टेप मोबिलाइजेशन वहाँ पे हम कराते हैं और सारी प्रोसेस करते हैं। जो चेस्ट मोबिलाइजेशन एक एक्टिवली मूवमेंट होता है हमारे ट्रंक का एंड हमारे जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ होती है उसमें हम डीप ब्रीदिंग कराते हैं पेशेंट को, और जिससे क्या होगा, जो वहाँ की मोबिलिटी होती है वो मोबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है हमारे चेस्ट वॉल की, ट्रंक की और हमारे शोल्डर गर्डर की। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी वो और अच्छे से फास्टली हो सकेगी, उसमें बहुत सारे चेंजमेंट देखने को मिलेंगे और हमारे जो मसल्स है, जैसे कि जो हम वहाँ की जो मसल्स हैं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और हम उसे कंट्रोल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर सकें। क्योंकि क्या होता है, जब भी हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं होती तो डिस्पोनिया टैकीपोनिया देखने को मिल जाती है, जो हमारी शॉर्टनेस ब्रीदिंग देखने को मिलेगी और बहुत फास्टली ब्रीदिंग होने को देखने को मिलती है। तो सबको कंट्रोल करने के लिए हम चेस्ट मोबिलाइजेशन देते हैं। चेस्ट मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराने में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इसके बहुत सारे प्रॉफिट भी होते हैं। देखते हैं क्या हम फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। चेस्ट मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज आर एनी एक्सरसाइज दैट कंबाइन एक्टिव मूवमेंट ऑफ ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ विद डीप ब्रीदिंग। मीन्स क्या होता है इसमें कि हम एक्टिवली मूवमेंट कराते हैं पेशेंट से, जिससे जो हमारे ट्रंक पे और उसके अपर एक्सट्रीमिटीज़ पे डीप ब्रीदिंग, जब भी हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, मीन इंस्पिरेशन डीप इंस्पिरेशन करेंगे, डीप एक्सपिरेशन करेंगे, तो उस टाइम हम अपनी जो मसल्स को होगा और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकेंगे, उनकी मोबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकेंगे, तो और मोबिलाइजेशन होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्प्रूव मोबिलिटी ऑफ द चेस्ट वॉल। चेस्ट बॉल की हमें क्या मोबिलिटी इंप्रूव हो जाती है एंड चेस्ट मोबिलाइजेशन में क्या हुआ, डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, डेप्थ ऑफ एक्सपिरेशन करने पे हमारे और अच्छा परफॉर्म देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, एक पर्सन है जिसे अपना एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना है, वो एक्सप्रेशन सही से नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या करना होगा, सबसे पहले वो लीन फॉरवर्ड अपने हिप को फॉरवर्ड करेगा, सबसे पहले अपने ट्रंक को फॉरवर्ड करेगा, फिर अपने हिप को फॉरवर्ड करेगा, फ्लैक्स पोजीशन में लेके आएगा, स्पाइन को फ्लैक्स पोजीशन में लेके आएगा। उसके बाद हमारे क्या होगा, उसको थोड़ा सा जो हमारी डायाफ्राम है और डायाफ्राम क्या करेगी, सुपीरियर थोड़ा प्रेशर देगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, इससे डीप एक्सपिरेशन हो सकेगा। तो ये क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराने में जब भी हम चेस्ट को मोबिलाइज करेंगे। एंड जैसे हम देखते हैं कि जो क्या क्या इसकी टेक्निक है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो ये थ्री टाइप से स्पेसिफिक टेक्निक होती है टू मोबिलाइज वन साइड ऑफ द चेस्ट एंड मोबिलाइज upper chest and stretch pectoralis major muscles and mobilize upper chest and shoulder। तो ये 3 टाइप से हम कर सकते हैं, मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले कहा, हम एक साइड मेरी एक साइड जो मसल्स हैं उनमें पेन हो रहा है, बाकी मसल्स है वो वीक हो गई, तो हम वन साइड हम मतलब कि मोबिलाइजेशन दे सकते हैं। एंड ऐसा भी अपर चेस्ट जहाँ पे पेक्टोरल्स मेजर मसल्स होती हैं वहाँ पे हम एक्सप्रेशन कराने के लिए मोबिलाइज करा सकते हैं। एंड अपर चेस्ट जहाँ पे शोल्डर्स होते हैं एपिकल रूट पे जो लंग्स के, वहाँ पे भी हम एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है हमारा, पेशेंट सिटिंग कंफर्टेबल पोजिशन, कंफर्टेबली ही पोजिशन होगा एंड हैव द पेशेंट बेंड अवे फ्रॉम द टाइट साइड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड वेंट टुवर्ड द टाइट साइड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। क्या होता है, जैसे कि पेशेंट
कि सबसे पहले उसे क्या प्रॉब्लम है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है। एक साइड उसके पेन हो रहा है जब भी वो इंस्पिरेशन ले कर रहा है, एक्सपिरेशन कर रहा है, ब्रीदिंग इन कर रहा है, ब्रीदिंग आउट कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, पेनफुल कंडीशंस हो रही है। तो पेन हो रहा है एक साइड, वन साइड हो रहा है। तो पेशेंट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबली पोजीशन देंगे। उसके बाद जिस साइड उसे पेन हो रहा है उस साइड कहेंगे, हम उससे बोलेंगे थोड़ा सा बैंड हो जाओ। जब वो बैंड हो जाएगा तो जब बैंड हो जाएगा तो वहाँ पे हम मोबिलाइजेशन करेंगे। एंड यदि इंस्पिरेशन में पेन हो रहा तो इंस्पिरेशन किस साइड पेन हो रहा उस साइड बेंड हो जाएगा, एक्सप्रेशन में जिस साइड पेन हो रहा उस साइड बेंड हो जाएगा। फिर वहाँ पे हम मोबिलाइजेशन देंगे। वो हम आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। ये बुक 4th एडिशन की है, इसलिए थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं है, क्योंकि ये 7th एडिशन की बुक में ये चैप्टर नहीं दिया गया है, ये 4th एडिशन की बुक से मैंने लिया है। तो इसमें देख आपको डायग्राम में दिख रहा होगा पेशेंट क्या है, एक पेशेंट दिख रहा होगा आपको इंस्पिरेशन के लिए, एक पेशेंट दिख रहा है एक्सपिरेशन के लिए। जो ये पेशेंट आपको दिख रहा है कि जब भी डीप एक्सपिरेशन कर रहा है तो तब उसे पेन हो रहा है। ये पेशेंट है जब वो डीप इंस्पिरेशन कर रहा है तो उसे पेन हो रहा है। तो क्या है, जैसे इंस्पिरेशन डीप इंस्पिरेशन ले तो क्या हुआ, बैंड हो गया उस साइड जिस साइड पेन हो रहा है, ये इस यहाँ पे पेन हो रहा है। एंड डीप एक्सप्रेशन इस एरिया पे पेन हो रहा है, तो क्या हुआ, तो वो इसके अपोजिट साइड वो बेंड हो गया, जिस साइड पेन हो रहा है उसके अपोजिट साइड हो गया। तो अब यहाँ से हम मोबिलाइज करेंगे, पेशेंट को मोबिलाइजेशन देंगे। अब हम मोबिलाइजेशन देंगे ही क्योंकि उस एरिया की जो मसल्स है, मोबिलिटी है वो कम हो गई है, हाइपोमोबाइल हो गए वहाँ की स्ट्रक्चर। एंड वहाँ की जो लेंथिन है वो भी कम हो गई है। तो उसे हम फिर से उसे रिकवर करने के लिए फिर तो वहाँ पे हम मोबिलाइजेशन देंगे। तो मोबिलाइजेशन में देंगे जिस साइड भी पेन हो रहा है पेशेंट को उस साइड हम पुश करेंगे। जैसे लेटल एस्पेक्ट पे, चेस्ट में लेटल एस्पेक्ट पे पेन हो रहा है तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, पुश करेंगे एंड बेंड करेंगे उस साइड जिस साइड मतलब कि पेन है ब्रीदिंग लेने में, और वहाँ के जो स्ट्रक्चर है वो टाइट हो गए हैं तो उस साइड हम बेंड कर देंगे और वहाँ पे मोबिलाइजेशन में पुश करेंगे पेशेंट को। तो पुश करने से क्या, तो वहाँ पे उन फाइबर्स को क्या होगा, स्ट्रेच होगा तो उनकी जो हाइपोमोबिलिटी है वो कम हो मतलब हाइपोमोबिलिटी है वो सही से रिकवर हो जाएगी, मोबिलिटी अच्छे से होने लगेगी। वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं, वहाँ की जो मसल्स हैं वो एक्सपेंड कर जाएंगी, लेंथनिंग कर जाएंगी। तो इसलिए हम उस एरिया पे पुश करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टू मोबिलाइज द चेस्ट एंड स्ट्रेच पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो इसमें क्या होता है, जब हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती है वो हाइपोमोबाइल हो जाती हैं, वो अपना फंक्शंस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हैं। तो हम उस वहाँ पे स्ट्रेच करेंगे एंड वहाँ की जो मोबिलिटी है उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, हैंड क्लास्प बिहाइंड द हेड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। क्या होगा, जब भी इंस्पिरेशन करेगा पेशेंट तो उसके जो हाथ, दोनों हाथ होंगे वो क्या करें, अपनी हेड की ओर लेके जाएगा एंड मतलब हेड को कैसे रखेगा, हैंड क्लास्प्ड। ओके, एंड नेक्स्ट द पेशेंट ब्रिंग द एल्बो टुगेदर एंड वेंट फॉरवर्ड ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। और क्या कर सकता है, एक और प्रोसेस, जब भी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हमारी मोबिलाइज हाइपोमोबिलाइज हुई है तो हम पेशेंट है अपनी एल्बो को टुगेदर एक साथ करेगा और आगे की ओर फॉरवर्ड बेंड हो जाएगा और एक्सपीरेशन डीप एक्सपीरेशन करेगा। तो हम डायग्राम में आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो डायग्राम है जिसमें हमने पेशेंट को बैठाला हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, उसने अपनी जो दोनों आर्म है उन्हें क्या किया, क्लास बिहाइंड मतलब अपनी हेड के पीछे लेके गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एंड नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें दिखा रहा है कि अपने दोनों एल्बो को एक साथ करके थोड़ा सा आगे की ओर बेंड होके डीप एक्सप्रेशन करते हैं। तो इससे क्या होगा, मुझे पेक्टोरलिस मेजर इंक्रीज हो जाएगी और पेशेंट को एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन करने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है टू मोबिलाइज द अपर चेस्ट एंड शोल्डर। अब क्या होगा, जब हम अपने अपर चेस्ट एंड शोल्डर को मोबिलाइज करेंगे और ये क्या होगा, दोनों वायलेटरली होगा क्योंकि दोनों हम शोल्डर गर्डर पे हम मोबिलाइजेशन देंगे और अपर चेस्ट पे क्योंकि हमारी वहाँ पे भी हाइपोमोबिलिटी हुई है तो वहाँ पे हमें ब्रीदिंग लेने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, डिफिकल्ट होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें क्या करेंगे, हम वहाँ के भी मोबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे इंस्पिरेशन के टाइम और एक्सपिरेशन के टाइम भी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा चेस्ट एक्सपेंशन इज इंक्रीज विद बायलेटरल मूवमेंट ऑफ द आर्म इज ओवरहेड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। क्या होता है इसमें, इंस्पिरेशन के टाइम हम क्या करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे और बायलेटरली मूवमेंट करेंगे, दोनों साइड से हम मूवमेंट करेंगे और अपना इंस्पिरेशन को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपिरेशन इज थिन
एक्सप्रेशन इज देन reinforced बाई रीचिंग द आर्म टूवर्ड द फ्लोर। एक्सप्रेशन करते टाइम हमें क्या करना है, अपनी दोनों आर्म को फ्लोर को टच करना है, फ्लोर की ओर लेके जाना है। तो डायग्राम के थ्रू ये भी आपको हम दिखाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा फर्स्ट डायग्राम में क्या है कि जो चेस्ट को एक्सपेंड करके दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके, तो इसमें क्या है, इंस्पिरेशन करेंगे, डीप इंस्पिरेशन करेंगे। एंड नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें क्या बताया गया है कि अपनी दोनों आर्म को एक्सप्रेशन करते टाइम हमें फ्लोर की ओर लेके आना है। तो जिससे क्या होगा, हमारे जो मसल्स हैं, अपर चेस्ट मसल्स, शोल्डर के मसल्स हैं, वो क्या होगी, यहाँ पे मोबिलिटी बढ़ जाएगी, मोबिलाइजेशन हो जाएगा और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। सो ये हमारा था कि मोबिलाइजेशन ऑफ द, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है टॉपिक चेस्ट मोबिलाइजेशन के बारे में। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्चरल ड्रेनेज के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि चेस्ट मोबिलाइजेशन में कफिंग और हपिंग के बारे में भी पूछा जाता है। उसके लिए हम आपको कभी एक शॉर्ट वीडियो बना के भेज देंगे, अभी हमारे पास इसका कंटेंट नहीं है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्चरल ड्रेनेज के बारे में क्या है। पोस्चरल ड्रेनेज, ड्रेनेज से आप मतलब समझ ही गए होंगे। ड्रेनेज मीन्स होता है क्लियरेंस करना किसी भी एरिया पे, जहाँ क्लियर करेंगे। जैसे कि अब पोस्चरल ड्रेनेज है तो हमारे रेस्पिरेशन में हम अपने जो एयरवे है उसे क्लियरेंस करेंगे, और वहाँ के जो मोबिलाइजेशन को इंक्रीज़ करना है, जो भी सिक्रेशन हो रहा है उसे हमें बाहर निकाल, कफ हो रहा है, फ्लूइड है, उसे हमें बाहर निकालना। हमारे जो लंग सेगमेंट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे, और जो भी मतलब कि हमारे जो मसल्स हैं उस एरिया की मसल्स को भी हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। और कोई भी कफिंग है, हफिंग है, एंड एंडोट्रैकियल सक्शनिंग हो रहा है, तो उसमें क्या हमें करना है कि हमारे जो एयर वे है उसे क्लियर करना है। और एक जो पोस्चरल ड्रेनेज होता है उसमें हम 2-3 टेक्निक का भी यूज़ करते हैं, वो आपको बताएंगे। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है पोस्चरल ड्रेनेज, ब्रोंकियल ड्रेनेज, इसे हम ब्रोंकियल ड्रेनेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एंड एयरवे क्लियरेंस इज मीन्स ऑफ मोबिलाइजेशन सिक्रेशन इज वन और मोर सेगमेंट ऑफ लंग। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एयरवे होता है उसे हमें क्लियर करना है, और ये हमारे जो लंग्स के सेगमेंट होते हैं, लंग्स के सेगमेंट को मोबिलाइज कराती है। मोबिलाइज कराने के बाद जो भी सिक्रेशन होता है उसे वॉश आउट बाहर निकालती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा पोस्चरल ड्रेनेज थेरेपी आल्सो इंक्लूड द यूज़ ऑफ मैनुअल टेक्निक सच एज सेकिंग, वाइब्रेशन एंड परकशन। क्या है, एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें हम यूज़ करते हैं, मैनुअली हम यूज़ करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, सेकिंग देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं, परकशन देते हैं। जैसे कि आपने उसमें पढ़ा होगा मसाज में जो ये टेक्निक का यूज़ किया गया है, सेकिंग का एंड वाइब्रेशन एंड परकशन का, जो सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। तो हम ये मैनुअली टेक्निक यूज़ क्यों करते हैं वो भी बस देख लेते हैं। मैनुअली टेक्निक जो हमारी जो हो गई वाइब्रेशन, सेकिंग एंड परकशन, इसका हम यूज़ करते हैं पोस्चरल ड्रेनेज में। कफिंग को इफेक्टिवली कफ को फैसिलिटेट करने का, एयरवे को क्लियर करने का हम यूज़ करते हैं। इसका बहुत सारी टेक्निक का यूज़ करते हैं। और हम जो भी हमारी ड्रेनेज में हमारी जो मसल्स हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, उन्हें भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कुछ गोल होते हैं, हम पोस्चरल ड्रेनेज करना क्यों चाह रहे हैं, इसका हमारा एम क्या है, मेन एम क्या है कि हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेशेंट को करा रहे हैं और उसमें हम पोस्चरल ड्रेनेज करा रहे हैं, तो वो भी देखते हैं। तो हमारे 2 गोल होते हैं जब भी पोस्चरल ड्रेनेज कराते हैं कि एक तो हमारे जैसे कोई भी बहुत टाइम से फ्लूइड है, कफ है जो एक्यूमुलेट हो गया है, उसे हमें रिमूव करना है, पूरी तरीके से लंग्स से रिमूव करना है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं पोस्चरल ड्रेनेज का। और हम जो भी हमारे मतलब कि लंग्स के सेगमेंट होते हैं, जो सिक्रीशन हो रहा है कॉफ़ी का, तो हमें उसे प्रिवेंट करने के लिए भी इसका हम पोस्चरल ड्रेनेज का यूज़ करते हैं। तो 2 टाइप से होता है, प्रिवेंट करने के लिए और रिमूव करने के लिए। तो हम देखते हैं प्रिवेंट करने में हमें पेशेंट क्या करना है कि फर्स्ट पॉइंट हमारा इंक्रीज प्रोडक्शन और विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस। इसका यूज़ हम क्या करते हैं, हम अपना प्रोडक्शन और विस्कोसिटी, जो म्यूकस का विस्कोसिटी और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। वेंटिलेटर पेशेंट को मीन्स वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसे अच्छा कोई भी सफोकेशन ना हो, वहाँ पे एयर अच्छे से आती है, ऑक्सीजन अच्छे से मिल रही हो पेशेंट को, तो हम इसके लिए भी इसका यूज़ करते हैं। और इसमें हम पेशेंट को, जो बहुत टाइम से बेड रेस्ट पेशेंट कर रहा है, बेड रेस्ट करने की वजह से क्या होगा, उसकी जो मसल्स है, वहाँ की जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं, और हमारी जो एयरवे है वो भी उसमें
कफ है वो भी एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो उसे हम प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और जो क्या है कि जो सिक्रीशन हो रहा है, जैसे हमारे कफिंग का है हो गया, कोई भी जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं उन्हें जो सीक्रेट करते हैं हमारी एयरवे लंग्स, तो वो उन्हें प्रिवेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम जब देखते हैं कि जो वो हमारा रिमूव एक्यूमुलेटेड सिक्रेशन होता है लंग्स में, उसमें क्या करते हैं कि कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे कि हमारी निमोनिया होगा, सीओपीडी हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया, कोई भी क्रोनिक डिजीज़ होती है, तो उस टाइम पे हम लंग्स को अपनी क्लियरेंस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जनरली जो पेशेंट वीक होते हैं, जिनकी मसल्स वीक हो गई हैं, उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जो आर्टिफिशियली एयरवे का आर्टिफिशियली रेस्पिरेटरी यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी हम इसका पोस्टल ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराने में। जो इसके चेस्ट पेन होता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन सही से नहीं हो पा रहा, कफ बन रहा है, हफिंग प्रोसेस हो रही है, तो उनमें हम इसका बहुत अच्छा रोल होता है। और आपने इसका कोविड के टाइम तो बहुत ज़्यादा ही रोल सुना होगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, क्योंकि इससे हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, पेशेंट बहुत जल्दी फास्ट रिकवर हो जाता है चेस्ट थेरेपी के थ्रू। अब ये तो हमारे गोल्स थे, हम क्यों देना चाहते हैं। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें पोस्टल ड्रेनेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जैसे कोई भी सीवियर पल्मोनरी एडीमा हो गया, अब एडीमा हो गया और आप चेस्ट एक्सरसाइज करा रहे, पोस्ट ड्रेनेज करा रहे, तो क्या होगा, जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा वो और ज़्यादा स्पेन कर जाएगा और एडीमा और ज़्यादा स्प्रेड करने लगेगा। सो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कोई भी कार्डियक डिजीज़ है तो उसमें भी हमें ड्रेनेज नहीं कराना है। एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, कार्डियक अरिथमिया हुआ है, हाइपरटेंशन पेशेंट है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, एंजाइना हुआ, तो ऐसी कोई भी डिजीज़ होती हैं जिससे पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सके, तो ऐसे आपको पोस्टल ड्रेनेज नहीं कराना है। पहले उस पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री लेने में से जो आपको पता चलता है कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है, उनके टेस्ट कराने हैं, उसके बाद ही आप सजेस्ट करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के पोस्टल ड्रेनेज के लिए। सो पोस्टल ड्रेनेज में भी हम आपको जो 3 हमने टेक्निक बताई हैं, स्टीकिंग, बायोशन, परकशन, तो वो कब देनी है वो भी आपको हम अभी डिस्कस करके बताएंगे। और भी सारी डिजीज़ होती हैं, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होती हैं, कार्डियो से रिलेटेड होती हैं, तो ऐसी कोई डिजीज़ होती हैं तो उनमें आपको ड्रेनेज नहीं देना है, क्योंकि उस टाइम पेशेंट की जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है वो भी कम हो चुकी होती है, इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, तो और ज़्यादा डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, स्प्रेड करने के चांसेस हो जाते थे। तो इसलिए आपको हिस्ट्री सबसे पहले लेनी है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। सो हम देखते हैं मैनुअली टेक्निक कौन कौन सी हम पोस्टल ड्रेनेज में यूज़ करते हैं। फर्स्ट जैसा कि परकशन। अब परकशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। परकशन का यूज़ करेंगे हम जो हमारी लंग्स को क्लियर भी करने के लिए, क्लीन करने के लिए और सीक्रेशन होने के लिए। कोई भी हमारे जो लंग्स में बहुत टाइम से एक्यूमुलेट हो गए डिस्लोजिस, जो हमारे डिस्कस और एडेंट म्यूकस होता है लंग्स में, वो बहुत टाइप से एक्यूमुलेट है, उन्हें हटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं वाइब्रेशन परकशन का। और परकशन में क्या होता है कि जो पेशेंट जो टेक्निक यूज़ करता है वो कप हैंड करता है, इस टाइप से एक कप बना के ही एक्सरसाइज का इसका यूज़ करते हैं। और ये अल्टरनेटिवली हम पेशेंट पे ट्राई करते हैं, स्ट्राइक देते हैं पेशेंट को और चेस्ट वॉल पे, जिससे कि हमारी चेस्ट की जो मसल्स है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा एक्सपेंड कर सके। और ये रिदमिक तरीके से हम देते हैं, तो देखते हैं कि परकशन इज परफॉर्म विद कप्ड हैंड ओवर द लंग सेगमेंट बीइंग ड्रेन। परकशन क्या करते हैं, हम कप्ड हैंड में यूज़ करें लंग्स के जो सेगमेंट हो उन्हें ड्रेन करने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारी थेरेपिस्ट कप्ड हैंड अल्टरनेटली स्ट्राइक द पेशेंट चेस्ट वॉल इन द रिदमिक फैशन। जो थेरेपिस्ट जो कप्ड हैंड इसमें यूज़ कर अल्टरनेटली स्ट्राइक करता है पेशेंट के चेस्ट पे, अल्टरनेटली कप बना के एक्सपेंड करता है इसमें, एंड पेशेंट की जो रिदमिक एक तरीके से होना चाहिए। और परकशन इज कंटिन्यू फॉर 7 मिनट, और कंटिन्यू फॉर 7 मिनट्स कुछ टाइम तक हमें देना है पेशेंट को, जैसा कि अभी आपको हम डायग्राम में दिखाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा एक कप्ड हैंड है, जिस टेक्निक से हम परकशन देते हैं, और ये पेशेंट है, थेरेपिस्ट है, ये देखो कप अल्टरनेटली यूज़ कर, ये एक हैंड उसके सरफेस पे, इसके सरफेस से टच हो रहा है, तो एक हाथ होगा वो हमारे उठा हुआ होगा, हमें अल्टरनेटली देना है, रिदमिक तरीके से देना है। अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कोई फ्रैक्चर नहीं है पेशेंट को, फ्रैक्चर हुआ तो और ज़्यादा
फ्रैक्चर होने के चांसेस हो, कोई भी इंजरी हुई, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी ट्रॉमा है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको ड्रेनेज नहीं देना है। कोई भी स्पाइनल फ्यूजन है, पेशेंट को ओवर ट्यूमर एरिया, कोई भी ट्यूमर है, कैंसर है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है तो आपको नहीं देना, अनस्टेबल एंजाइना है तो भी नहीं देना, चेस्ट वॉल पेन है, चेस्ट में पेन हो रहा है तब भी आपको परकशन नहीं देना है। तो कोई इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद ही आपको पूरा टेक्निक जो भी देनी है वो तैयार करनी है। पहले आपको हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइब्रेशन के बारे में। वाइब्रेशन भी एक टेक्निक होती है एयरवे को क्लियर करने की और ड्रेनेज करने की, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट जो होता है वो पेशेंट को तभी हम ये वाइब्रेशन अप्लाई करेंगे। पेशेंट से बोलेंगे जब भी हम डीप एक्सपिरेशन कर रहा है, डीप एक्सपिरेशन करेगा तभी हम वाइब्रेशन अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर। वाइब्रेशन देते कैसे हैं, हम अपनी जो हैंड है उसकी जो हैंड की जो प्लेसमेंट हमें रखना है, दोनों हाथों को डायरेक्टली स्किन के ऊपर रखना है, चेस्ट वॉल पे इस टाइप से हमें देना होता है। इस टाइप से हम एकदम प्रेशर देंगे अपनी पाम के थ्रू और प्रेशर अप्लाई करेंगे सेम डायरेक्शन में अप्लाई करने से जो उसकी चेस्ट होगी वो भी मूवेबल करेगी, मोबिलाइजेशन बढ़ेगा, तो ये हमारा वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन हम देखते हैं कि वाइब्रेशन इज अप्लाइड बाई प्लेसिंग बोथ हैंड डायरेक्टली ऑन द स्किन एंड चेस्ट वॉल। क्या करेंगे, स्किन पे और चेस्ट वॉल पे अप्लाई करेंगे दोनों हाथों को एंड थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस एंड रैपिडली वाइब्रेटिंग द चेस्ट वॉल, कंप्रेसिंग एंड रैपिडली वाइब्रेट करेंगे एंड प्रेशर इज अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन एज द चेस्ट इज मूविंग। प्रेशर अप्लाई एक सेम डायरेक्शन में हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे। आपको हम डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये हमारा पेशेंट है, ये थेरेपिस्ट है, तो ये कैसे दे रहा है वाइब्रेशन, दोनों हाथों को प्लेस करके एक दूसरे के ऊपर एंड फिर प्रेशर अप्लाई कर रहा है पेशेंट के ऊपर और वो भी डीप एक्सप्रेशन में। अब सेकिंग क्या होता है, सेकिंग एक विगोरियस टेक्निक होती है, इसमें हम वाइब्रेशन अप्लाई करते हैं एक्सलेशन में, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकिंग देंगे। तो सेकिंग में क्या होता है, जो हम प्रेशर दे रहे होते हैं, प्रेशर देते हैं वो हमारे जो मूवमेंट पे इंटरक्यूमेंट में ट्रांसफ़र करता है और जो थेरेपिस्ट होता है वो अपने थंब को क्या करेगा, थंब को लॉक कर लेगा और अपने हाथों को ओपन रखेगा, हाथों को ओपन करके लॉक कर देगा, उसकी स्किन पे अप्लाई करेगा एंड फिंगर को भी रैप कर लेगा अराउंड चेस्ट वॉल और सेकिंग देना स्टार्ट करेगा। सेकिंग इस टाइप से करते हैं, अपने थंब को उसने लॉक कर लिया, फिंगर को उसने अपने रैप्ड कर लिया, उस चेस्ट वॉल के अराउंड रैप कर लिया और एक प्रेशर अप्लाई करेगा साइमल्टेनियसली से एंड कंप्रेस करेगा चेस्ट वॉल को शेकिंग देने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा, शेकिंग इज मोर बिगोरियस फॉर्म ऑफ द वाइब्रेशन अप्लाइड ड्यूरिंग एक्सलेशन। कब करना है, जब भी आप एक्सहेल करते तो उस टाइम पे शेकिंग देनी है एंड थेरेपिस्ट साइमल्टेनियसली कंप्रेस एंड शेक द चेस्ट वॉल। तो ये हमारा शेकिंग हो गया। अब हम नेक्स्ट देते हैं पोस्टरल ड्रेनेज पोजीशन। कुछ पोस्टरल की टेक्निक होती है, पोजीशन होती है कि हम जब आप ड्रेनेज कर रहे हो तो कौन कौन सी पोजीशन आपको पेशेंट को रखनी चाहिए। उससे पहले आपको हिस्ट्री लेना है। हिस्ट्री लेने में आपको पता करना है कि हमें परकशन देना है, वाइब्रेशन देना है या सेकिंग देना है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जैसे कि हो गया हमारे अपर लोब हो गया, लोअर लोब हो गया, राइट एंड लेफ्ट लोब हो गए, तो उन एरिया पे हमें जो ड्रेनेज में जो पोजिशनिंग है वहाँ पे जो अप्लाई करनी है मैनुअल टेक्निक वो देखते हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें क्या है, ये पेशेंट कंफर्टेबली पोजीशन में है, तो यहाँ पे हम परकशन अप्लाई करते हैं। परकशन पेशेंट को देते हैं तो एपिकल सेगमेंट पे, अपर लोब में हम राइट साइड एपिकल सेगमेंट पे परकशन अप्लाई करें तो पेशेंट की पोजीशन क्या है ये आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देख रहे हैं पोस्टीरियर साइड एपिकल सेगमेंट पे हमें परकशन देना है पेशेंट को। यहाँ की जो मसल्स है वो वीक हो गई हैं, उन्हें मोबिलिटी बढ़ाने के लिए ये टेक्निक हम मैनुअली टेक्निक अप्लाई करते तो इस एरिया पे हमें परकशन देना है। परकशन जैसे कि अभी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हमें कैसे करने की, इस टाइप से हमने परकशन देना है पेशेंट को। परकशन अप्लाइड अबव द स्कैपुला, योर फिंगर कर्व बना के एंड टॉप ऑफ द शोल्डर। ओके, एंड नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं डायरेक्ट परकशन अप्लाई करना है एंटीरियर सेगमेंट पे जस्ट अबव द बेस्ट। परकशन अप्लाइड बायलेटरली देना है एंड डायरेक्टली ओवर द निपल और जस्ट अबव द ब्रेस्ट और निपल के जस्ट ऊपर हमें दोनों साइड बायलेटरली हमें परकशन देना है पेशेंट को एंटीरियर सेगमेंट के लिए। हम पोस्टीरियर सेगमेंट के लिए जब देंगे तो पोस्टीरियर सेगमेंट के लिए हमें क्या, जो हमारा बेड है तो उसे एलिवेट करेंगे 30 to 45 डिग्री एंगल पे,
उसके बाद हम थोड़ा सा इसे यहाँ से एलिवेट कर देंगे पेशेंट को। उसके बाद पोस्टेरी सेगमेंट पे हम यहाँ पे पेशेंट को परकशन देंगे। तो परकशन क्या है, 45 पेशेंट लाइज 1/4 टर्न फ्रॉम प्रोन एंड रेस्ट ऑन द राइट साइड। राइट साइड प्रोन पोजिशन में थोड़ा सा टर्न कर जाएगा और राइट साइड टर्न होकर राइट साइड लेट जाएगा। एंड हेड शोल्डर आर एलिवेट 45 डिग्री, हेड और शोल्डर एंड अप्रोक्सीमेटली 18 इंच इफ पिलो आर यूज। और 18 इंच की जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, जो ऊंचाई हो जाएगी और पिलो को अगर यूज़ किया है। एंड परकसन इज अप्लाइड डायरेक्टली ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला पे हम अप्लाई करेंगे। एंड नेक्स्ट हम पोस्टेज सेगमेंट में देना है, ये लेफ्ट साइड देना था, अब राइट साइड हमें देना है। तो पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट लाइज फ्लैट एंड 1/4 टर्न फ्रॉम प्रोन ऑफ द लेफ्ट साइड। परकसन इज अप्लाइड डायरेक्टली ओवर द राइट स्कैपुला एंड राइट स्कैपुला पे हम अप्लाई करेंगे। पेशेंट कैसे ले जाएगा, 1/4 टर्न फ्रॉम प्रोन पोजिशन। नेक्स्ट पोजीशन क्या है, पेशेंट कैसे लेटा है, 1/4 टर्न फ्रॉम द सुपाइन पोजीशन राइट साइड एंड सपोर्टेड विथ ए पिलो 30 डिग्री एंगल पे, 15 to 30 डिग्री एंगल पे जो बेड है वो एलिवेट किया हुआ है। एंड परकशन अप्लाइड करेंगे लेफ्ट ब्रेस्ट के ऊपर। ओके, एंड यदि हमें मिडिल लोब पे देना है, परकशन देना है, तो पेशेंट को 1/4 टर्न फ्रॉम सुपाइन और लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड देंगे तो पिलो को बिहाइंड द नेक सॉरी बैक एंड 30 डिग्री हम हेड डाउन पोजीशन करेंगे। परकशन अप्लाइड अंडर राइट ब्रेस्ट। एंड पेशेंट जब हम पेशेंट को परकशन देंगे लोअर पोर्शन में, जो रिब्स की लोअर पोर्शन में हम जब देंगे तो इसमें क्या है 45 डिग्री इसमें भी हम एंगल रखेंगे और पिलो का यूज़ करेंगे अंडर द नीज और बायलेटरली हम इसे परकशन देंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या है, पेशेंट को यदि हमें लोअर पोर्शन में रिब्स पे पोस्टीरियर पोजिशन सेगमेंट पे देना है लोअर पोर्शन में, तब भी हम यही टेक्निक अप्लाई करेंगे और प्रोन पोजीशन दे देंगे पेशेंट को और बायलेटरली हम परकशन देंगे। नेक्स्ट क्या है, जब भी पेशेंट को हमें परकशन देना है लेफ़्ट रिब केस पे हमें जब परकशन देना है तो क्या है यही एंगल रहेगा और पेशेंट को थोड़ा सा टर्न ओवर कर देंगे हम, पेशेंट की थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर देंगे, लेफ्टल सेगमेंट पे देना है लेफ्ट साइड। अब राइट साइड देना है तो राइट साइड देने के लिए हम वही एंगल देंगे और पेशेंट को अब राइट साइड रिब केस पे देने के लिए उसे हम राइट साइड मुड़ने के लिए बोलेंगे और हम यहाँ पे परकशन देंगे। अब नेक्स्ट हमारा है कि हम जब पेशेंट को परकशन दे रहे हैं बायलेटरली देना है हमें कहाँ पे, स्कैपुला पे। स्कैपुला देना तो सुपीरियर सेगमेंट पे देना, तो हम ये बायलेटरली पेशेंट को परकशन टेक्निक का अप्लाई कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप देते हैं तो उस टाइम आपको और कुछ और भी चीज़ें याद रखनी होती हैं। जब भी परकशन अप्लाई कर रहे हैं, मैनुअली टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, तो पेशेंट की प्रिपरेशन कैसा है, पेशेंट कैसे टाइप से है, पेशेंट ने जो कपड़े पहन रखे हैं, जो क्लॉथिंग है वो कैसी है, लूजन है, टाइटिन है, और जो पिलो है सफिशिएंट है, पोजीशन पिलो की सही है, कंफर्ट हो रहा है पेशेंट की नहीं हो रहा है, और हम वहाँ पे हमारे पास स्पूटम कफ है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमें जो डिवाइसेस का यूज़ करना होता है, मतलब इमरजेंसी जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो तो उन चीज़ों को अपने पास ही रखना है। और मैं पेशेंट को सबसे पहले हम उसको पूरी जो भी प्रोसेस करानी है, जो भी एक्सरसाइज देनी है, वो सारा कुछ बता देना है, उसे समझा देना है कि आपके साथ ऐसा ऐसा टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं। और इसमें एक टेक्निक और भी आती है, मॉडिफाइड पोस्टल ड्रेनेज। मॉडिफाइड पोस्टल ड्रेनेज में क्या कुछ नई टेक्निक आई है जिसमें कि थोड़ा सा पेशेंट पे और भी केयर करने की ज़रूरत होती है, केयर रखते हैं जिसमें कि पेशेंट को जो मॉडिफाइड होती है वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट द पोजिशनिंग एंड कैन नॉट एज्यूम, वो एज्यूम भी नहीं कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता है उस पोजीशन को। जैसे कि सपोज़ कर लेते कोई पेशेंट आता है, उसके क्या है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डिजीज़ है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, उसमें क्या होगा उसकी ब्रीथ भी शॉर्टनेस होगी, तो ब्रीथ शॉर्टनेस होगी क्योंकि वो फ्लैट लेट रहा है। तो हम क्या वो जब भी उसकी न्यूरो सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद उससे हम कहते हैं कि आपको हेड डाउन नहीं करना है, हेड डाउन नहीं करना, क्योंकि शॉर्टनेस ब्रीथ में क्या बोलते हैं पेशेंट को कि आप जब भी शॉर्टनेस ब्रीथ होती है तो बोलते हैं हेड डाउन करके चेयर पे आप एक चेयर पे बैठ के हेड डाउन कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा ब्रीदिंग नॉर्मली हो सकते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है जब भी उसकी सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद पेशेंट से आप बोलेंगे कि आपको हेड डाउन नहीं करना है, हेड डाउन नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा उसका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा वो बढ़ सकता है, उसे बढ़ जाने के बाद बढ़ सकता है और आफ्टर सर्जरी
तो थॉरेसिक सर्जरी के बाद क्या होता है, चेस्ट ट्यूब होते हैं, मॉनिटरिंग बाइट्स होते हैं, तो उस वो ऐसी बहुत सारी पोजिशनिंग होती है जब भी सर्जरी होती है, क्योंकि हम जो वेंटिलेटर पे होते हैं तो वायरिंग होती है, तो उसमें हमें हेड डाउन नहीं करना है। और पोस्टल ड्रेनेज में मॉडिफिकेशन तो हुआ है, पर पेशेंट पे हम ज़्यादा वो अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पाता। कुछ होम रेमेडीज़ भी अप्लाई कर लेते हैं। जो फैमिली होती है उसे हम थोड़ा सा उसे इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि पोजीशन क्या रखना है, परकशन थ्योरी जो परकशन दिया था वो किस टाइप से दिया था, उसकी पोजीशनिंग क्या रखनी है, और पेशेंट को डेली लाइफ में क्या पोजीशनिंग देनी है, वो सारी कुछ हम उसे बता देते हैं। और कैसे जो बेड यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के चेयर स्टूल यूज़ कर रहे हैं, वो सारी कुछ हम उससे जो पेशेंट की फैमिली वाले होते हैं उन्हें पता होता है। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो ऑलरेडी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये नोट्स। आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे इस नोट्स के, क्योंकि ये इसी टाइप की क्वेश्चनिंग की जाती है और इसी टाइप से हम नोट डाउन भी करते हैं। तो आप यहाँ से अब नोट्स भी तैयार कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।